बहुत लोग आज भी आर्ग्यू करते हैं कि क्लाइमेट चेंज रियल है भी या नहीं, लेकिन मार्केट उसको कोई डाउट नहीं है। वो पहले से पैसा कमा रहा है। इंश्योरेंस कंपनी रिस्की एरियाज को अपने मैप से हटा रही है। हेडेज फंड पानी के राइट्स को सोने की तरह खरीद रहा है। एनर्जी जाइंट्स अपने आप को सर्वाइवर बोलकर रीब्रांड कर रहे हैं। और गवर्नमेंट्स वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज से लड़ नहीं रही, वो उनको ट्रेड कर रही है, क्योंकि डर और पॉलिसी के बीच में कहीं किसी ने ये रियलाइज कर लिया, ये सिर्फ क्राइसिस नहीं, ये एक अपॉर्चुनिटी है, $1 ट्रिलियन वाली। वेलकम टू द इंटरनेशनल फाइनेंस। पिछले 200 सालों से जो फोर्स एम्पायर को बनाती थी वही उन्हें तोड़ती भी थी। एनर्जी। कोल ने ब्रिटेन को सुपर पावर बनाया, ऑयल ने अमेरिका को सुपर पावर बनाया। हर एम्पायर की ताकत उस फ्यूल से जुड़ी होती थी जो वो जलाता था। और जब वो फ्यूल महंगा या रेयर हो गया, एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो गया। तो जब लोग बोलते हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस ग्लोबल इकोनॉमी को बदल देगा, ये बयान नहीं, ये पहले से हो रहा है। नया क्या है? क्राइसिस पहली बार प्रोडक्ट बन गया है। धुआं, तूफान और लोगों का डर सब पैसे कमाने की चीज़ें बन चुका है। कहानी शुरू होती है 19th सेंचुरी से, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कोल को करेंसी बना दिया। 1815 तक ब्रिटेन दुनिया से ज़्यादा कोल प्रोड्यूस कर रहा था। ये सिर्फ एनर्जी रेवोल्यूशन नहीं था, ये एम्पायर बिल्डिंग था। न्यू कासल से कोल एक्सपोर्ट होना मतलब ब्रिटेन का ग्लोबल पावर बढ़ाना। पर इसका प्राइस भी था। तभी साइंटिस्ट ने नोटिस करना शुरू किया कि एमिशन हवा को बदल रहा है। 1896 में स्वीडन केमिस्ट ने कैलकुलेट किया कि कोल जलने से धरती गर्म होगी, पर किसी ने सीरियसली नहीं लिया। 20th सेंचुरी का ज़्यादा हिस्सा ऐसा था जब क्लाइमेट चेंज को लोग इन्वायरमेंट प्रॉब्लम नहीं समझते थे, बल्कि उसे बिजनेस करके पैसा कमाया जाता था। ऑयल ने कोल की जगह ले ली, रॉकफिलर की स्टैंडर्ड ऑयल से लेकर OPEC तक। जिसने एनर्जी कंट्रोल किया, उसने वेल्थ, वार और पॉलिसी कंट्रोल की। फिर 1950s के एंड में एक्सोजन का एक साइंटिस्ट ने ग्लोबल वार्मिंग को ऑलमोस्ट परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट किया। उन्होंने वार्न किया कि फॉसिल फ्यूल यूज करने से प्लैनेट 2 से 3 डिग्री तक गर्म हो जाएगा। वो सही थे, पर उन्होंने रिसर्च दबा दी, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट ही प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा हो तो फिर बचने का मुश्किल हो जाता है। फिर कहानी मोड़ लेती है जब गवर्नमेंट 1990 में जागी। उन्होंने पोल्यूशन को पनिश नहीं किया, उन्होंने प्राइस लगाया। 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल पोल्यूशन को लिमिट करने के लिए था, पर एक्चुअली उसने पहला ग्लोबल कार्बन मार्केट क्रिएट कर दिया। कंपनीज को कार्बन क्रेडिट दिए गए, मतलब CO2 को हवा में छोड़ने के लाइसेंस। अगर आप कम पोल्यूट करते हो तो बचा हुआ क्रेडिट आप दूसरों को बेच सकते थे। यानी पोल्यूशन को रोकने के बजाय उसे पैसे कमाने की चीज बना दिया गया। 2005 तक यूरोप का कार्बन मार्केट ट्रिलियन में ट्रेड कर रहा था। सिस्टम ऊपर से परफेक्ट दिखता है, पर अंदर से पूरा कसिनो गेम है। मान लो एक कंपनी 1 मिलियन टन कार्बन हवा में छोड़ती है। गवर्नमेंट बोलती है कि तुम सिर्फ 8 लाख टन ही एमिट कर सकते हो। अब कंपनी के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो वो अपना पोल्यूशन कम करे या फिर एक्स्ट्रा 2 लाख टन के कार्बन क्रेडिट खरीदे। ये क्रेडिट्स आते हैं प्रोडक्ट से, जैसे पेड़ लगाना, क्लीन एनर्जी बनाना या फॉरेस्ट बचाना। पर बहुत सारे प्रोजेक्ट फेक निकले। कुछ फॉरेस्ट एग्जिस्ट ही में नहीं थे, जमीन पहले से प्रोडक्ट थी, मतलब पोल्यूशन कम हुआ नहीं, सिर्फ कागज पर नंबर बेच दिए गए। फिर आया रिन्यूएबल एनर्जी का बूम। 2010 तक हवा और सोलर के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट का मौका बन गया। गवर्नमेंट्स ने बिलियंस की सब्सिडी दी, इन्वेस्टर ने ट्रिलियंस डाल दिए। जब इतना पैसा नई इंडस्ट्री में आ जाता है तो एक ही चीज होती है, गोल्ड रश। टेस्ला एक तरह से नया स्टैंडर्ड ऑयल बन गया। उसकी वैल्यू आसमान छू गई, प्रोडक्शन की वजह से नहीं, बल्कि प्रॉमिस की वजह से। बैकएंड में रेस शुरू हुई रॉ मटेरियल की। लिथियम, कोबाल्ट, निकल। क्लीन एनर्जी भी एक तरह का नया एम्पायर बन गया, एक्सट्रैक्टिव और लोगों का शोषण करने वाला। इस धुंध में चाइना चुपचाप सुपर पावर बन गया। रेयर अर्थ मेटल का 60% से ज्यादा प्रोडक्शन और 80% रिफाइनिंग चाइना करता है। मतलब वेस्ट इलेक्ट्रिक कार्स बनाता है और उनका पूरा सप्लाई चेन चाइना के हाथ में है। पर इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज ने डिजास्टर से पैसा कमाने का नया तरीका ढूंढ लिया। उन्होंने कैटास्ट्रोफी बॉन्ड्स बनाए, जिसमें अगर कोई बड़ा डिजास्टर हो जाए तो इन्वेस्टर अपना पैसा लूज करते थे और इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस को कवर कर लेती थी। ये लिटरली तबाही पर लगाई जाने वाली बेट जैसा है। क्लाइमेट जितना खराब होता गया, ये मार्केट उतना बड़ा होता गया। 2023 तक कैट बॉन्ड मार्केट 40 मिलियन क्रॉस कर गया। फिर ESG आया, इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस इन्वेस्टिंग। आइडिया बहुत सिंपल था, पैसा उन कंपनियों में लगाओ जो इन्वायरमेंट और सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रही है। लेकिन ये आइडिया जल्दी ही बदल गया। 2022 तक ESG असिस्ट 40 ट्रिलियन क्रॉस कर गया।
पर प्रॉब्लम यह थी कि ईएसजी की कोई क्लियर डेफिनेशन ही नहीं थी, इसलिए जिनकी एमिशन बहुत ज़्यादा थी वो भी ईएसजी फंड में घुस गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ पॉलिसीज दिखा दी या फिर कार्बन ऑफसेट का पेपर बना दिया। यानी जिसको इन्वायरमेंट बचाना बोलते थे वो भी ब्रांडिंग और बेचने का प्रोडक्ट बन गया। गवर्नमेंट भी पीछे नहीं रही। यून इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट ने 370 बिलियन क्लाइमेट इंसेंटिव्स दिए, पर ये क्लाइमेट के लिए था, पर असल में ये कंपनीज को सब्सिडी देने का तरीका बन गया। ईवी फैक्ट्रीज, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, बैटरी प्लांट, सबको इनेक्टिव्स आसपास डिजाइन किया गया और आखिर में फायदा किसके हाथ आया? वही पुरानी बड़ी कंपनीज, बस इस बार उन्हें नाम ग्रीन और क्लीन रख दिया गया। पेपर पर यह क्लाइमेट के लिए था, पर असली में ये कंपनीज को सब्सिडी देने का तरीका बन गया। यूरोप का कार्बन बॉर्डर टैक्स भी इन्वायरमेंटल जस्टिस लगता था, पर असल में यह भी अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने का तरीका है, एक इकोनॉमिक वेपन। चाइना ने सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन, ईवी बैटरीज को ग्लोबल मोनोपोली बना दिया। प्लेनेट बचाना गोल नहीं था, गोल था पूरा सप्लाई चेन चाइना को कंट्रोल करना। और नीचे से एक नई कमी ऊपर आने लगी, स्टेबिलिटी। इंश्योरेंस वैनिश हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज कुछ जगहों से गायब हो रही है। बैंक सब मॉर्गेज को रेट क्लाइमेट रिस्क देखकर डिसाइड करता है। खेती बाड़ी वाले लोग ड्राउट रेजिस्टेंट जमीन खरीद रहे हैं। मार्केट क्लाइमेट चेंज को झूठा नहीं बोलता, वो तो इसी पर चल रहा है, उसे पैसा कमा रहा है। अब हिडेज फंड क्लाइमेट अल्फा की बात करते हैं, मतलब तबाही पहले से गैस करके उस पर प्रॉफिट कमाना। हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, पर प्रॉफिट के साथ राइम करती है। कोल्ड वार के टाइम डिफेंस पर खर्चा करना प्रॉफिटेबल बन गया, डर से पैसा बनाया गया। 9/11 के बाद सर्विलेंस प्रॉफिटेबल हो गया, लोगों के डर से प्रॉफिट निकाला गया, और आज क्लाइमेट क्राइसिस प्रॉफिटेबल है, यानी तबाही से पैसा कमाया जा रहा है। वॉलेंट्री ऑफसेट मार्केट भी झूठा निकला। 2023 की एक इन्वेस्टन में पता चला कि एक बड़े रेनफॉरेस्ट ऑफसेट इशूअर के 90% क्रेडिट्स बेकार थे, फॉरेस्ट एग्जिस्ट नहीं करते थे या फिर पहले से प्रोटेक्टेड थे, पर ट्रेड्स चलती रही क्योंकि इल्यूजन प्रॉफिटेबल था। कैपिटलिज्म क्राइसिस वेस्ट नहीं करता, उनको रीब्रांड करता है। रिच पैनिक नहीं करते, इन्वेस्ट करते हैं। बिलियनर्स बंकर बना रहे हैं, फार्मलैंड खरीद रहे हैं, बैंक रिलायंस बॉन्ड्स बनाते हैं। सर्वाइवल एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन गया है। मिडिल क्लास के लिए क्लाइमेट चेंज का खर्चा बिल्कुल रियल है। इंश्योरेंस मिलना बंद हो रहा है, खाना महंगा होता जा रहा है, और बिजली कभी सस्ती होती ही नहीं। क्लाइमेट इकोनॉमी दुनिया को जीतने हारने वालों में डिवाइड नहीं करती, ये बनती है उन लोगों में जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं और जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। सो जब कोई बोलता है आई डोंट बिलीव इन क्लाइमेट चेंज, जवाब दबता नहीं, ऑब्जर्वेशन है। मार्केट तो कब का बिलीव कर चुका है। इंश्योरेंस हो, एनर्जी हो, टेक हो या एग्रीकल्चर, सब क्लाइमेट चेंज को अपने अपने रेट में शामिल कर लिए हैं। हिस्ट्री का पैटर्न सेम है। डच लोगों ने फूल बेचे, ब्रिटिश ने चाय बेची, अमेरिकन ने ऑयल बेचा, और आज दुनिया अपनी सर्वाइवल को बेच रही है। क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक क्राइसिस नहीं है, अब एक नया एसेट क्लास बन चुका है, जिसमें लोग तबाही को भी ट्रेड करते हैं। लोग तबाही से डरते हैं, सिस्टम उसी तबाही का इंश्योरेंस बेचकर प्रॉफिट कमाता है। अगर यह पर्सपेक्टिव नया लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें।